अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान जब वो राज्य का नया जन सुरक्षा कानून पास करने के बाद प्रेस से बातें कर रहे थे। 2024 में जब ये बिल पेश किया गया तब उसके टाइटल में लिखा था कि सभी गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों और संस्थाओं के खिलाफ ये जन सुरक्षा कानून इस्तेमाल होगा। इसके बाद विरोध हुआ और विरोध के बाद जब यह बिल फिर से पिछले हफ्ते लाया गया तब टाइटल में सभी गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों को बदलकर कट्टरवादी दक्षिणपंथी लोग और संस्थाएं कर दिया गया। शब्दशः देखें तो सरकार यह बिल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ला रही है। जब से यह बिल विधानसभा से पारित हुआ तब से आम लोगों में चिंता है, डर है कि कहीं इस बिल का इस्तेमाल आम जनता के खिलाफ तो नहीं किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम इसी बिल को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते और बहुजन विकास आघाड़ी के प्रकाश आम्बेडकर ने महाराष्ट्र के इस जन सुरक्षा कानून को यूएपीए कानून का डुप्लीकेट कॉपी कह दिया। इसका कारण भी है। इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जो यूएपीए या उसके पहले आए हुए टाडा पोटा जैसे कानूनों से मेल खाते हैं। तो सवाल है कि फिर अगर एक कानून टेररिज्म के लिए मौजूद था तो एक नए कानून की क्या ज़रूरत पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में केवल 47 एक्टिव नक्सलवादी मौजूद है, सिर्फ 47। और जिस अर्बन नक्सल की बात फडणवीस कर रहे हैं, गृह मंत्रालय कहता है कि अर्बन नक्सल नाम से एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज नहीं। इस बिल को लेकर महाराष्ट्र की किसान संगठनों ने भी विरोध किया। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना विवादास्पद है? आइए इस बिल के कुछ खतरनाक पहलुओं पर नज़र डालते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अस्पष्ट परिभाषाएं और दुरुपयोग की गुंजाइश इस बिल से आती है। तो बता दें कि इस बिल में गैरकानूनी गतिविधि को इतने अस्पष्ट ढंग से परिभाषित किया गया है कि यह किसी भी तरह के भाषण, लेखन, प्रतीकों या यहाँ तक कि सामान्य विरोध को भी अपराध बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन सरकार की नीतियों की आलोचना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा लगे तो उसे गैरकानूनी ठहराया जा सकता है। यहाँ तक कि हिंसा या आपराधिक इरादे का सबूत भी ज़रूरी नहीं है। क्या इस संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया की गारंटी देते हैं, इन दोनों का भी उल्लंघन नहीं है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा, संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने की प्रक्रिया। दर्शकों, इस बिल के तहत सरकार बिना किसी निष्पक्ष प्रक्रिया के केवल एक अधिसूचना के जरिए किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू हो सकती है और इसे साल दर साल बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में प्रभावित संगठन को अपनी बात रखने का उचित मौका तक नहीं दिया जाता। सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड जो इस घोषणा की समीक्षा करता है, उसमें सरकार द्वारा नियुक्त लोग शामिल है, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। क्या ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या सिर्फ एक औपचारिकता? फडणवीस कहते हैं कि ये कानून किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन सीएम साहब, संस्थाएं क्या आपने आप चलती है? क्या इसमें काम करने वाले लोगों पर यह कानून इस्तेमाल नहीं होगा? तीसरा मुद्दा, सामान्य लोगों को निशाना बनाने की शक्ति ये कानून में है। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य है, उसकी सभा में भाग लेता है, उसका प्रचार करता है या उसके लिए धन इकट्ठा करता है, तो उसे 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कि सामान्य सहानुभूति दिखाना या विचारधारा से सहमति जताना अपराध हो सकता है। ये प्रावधान यूएपीए से भी एक कदम आगे है क्योंकि ये हिंसा का सबूत ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। क्या इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कार्यकर्ता, छात्र या पत्रकार आसानी से निशाना बन सकता है? बहरहाल चौथा मुद्दा, संपत्ति जब्ती और बेदखली। यह बिल जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी संस्थान को गैरकानूनी संगठन से जुड़ा बताकर वहाँ से लोगों को बेदखल करे और उनकी संपत्ति जब्त करे। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी केवल उचित समय देकर बेदखल किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसके लिए किसी न्यायिक अनुमति की ज़रूरत नहीं। क्या संविधान के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? बहरहाल पांचवा मुद्दा, न्यायिक समीक्षा पर रोक।
इस बिल के तहत निचली अदालतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत कार्रवाई का शिकार होता है तो वह केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है। यह गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंचने और मुश्किल बना देता है। क्या यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन नहीं? नंबर 6, पुलिस और अधिकारियों को पूरी छूट। इस बिल में एक प्रावधान है जो सरकार और पुलिस अधिकारियों को सद्भावना में की गई किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी छूट देता है। इसका मतलब है कि कोई भी गलत कार्रवाई जैसे कि किसी को झूठा फंसाना के लिए कोई जवाबदेह नहीं होगा। क्या यह दुरुपयोग पुलिस के दुरुपयोग को बढ़ावा नहीं देता? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से राज्य के लोगों में चिंता है। इस बिल को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा की संयुक्त समिति ने 5 बैठकें की, लेकिन विपक्ष और सिविल सोसाइटी की तमाम आपत्तियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। समिति ने तो सार्वजनिक सुनवाई ही नहीं की, नागरिक और संगठनों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। सैकड़ों लिखित आपत्तियों को भी पारदर्शी तरीके से दर्ज नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि यह समिति केवल एक औपचारिकता थी जिसका मकसद बिल को वैधता देना नहीं, इसकी समीक्षा करना था। विपक्षी नेताओं, खासकर महाविकास आघाड़ी के सदस्यों ने बिल की अस्पष्ट परिभाषाओं, जब्ती और गिरफ्तारी की असीमित शक्तियों, निचली अदालतों की अनदेखी और सलाहकार बोर्ड की स्वतंत्रता की कमी जैसे मुद्दों को उठाया, लेकिन इनमें से किसी भी चिंता को अंतिम बिल में शामिल नहीं किया गया। यह अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल है। विधानसभा में केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के इकलौते विधायक विनोद निकोले ने इसका विरोध किया। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने अपना डिसेंट नोट देकर सदन से वॉकआउट किया। अब पहले से मौजूद कानूनों के बावजूद नया कानून क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यूएपीए, मकोका और बीएनएस 2023 जैसे कानून पहले से मौजूद है तो महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा बिल का मकसद क्या है? क्या ये केवल सरकार की आलोचना करने वाले कार्यकर्ताओं और विपक्षी संगठनों को चुप कराने का एक नया हथियार है? अब बिल में कहा गया है कि दक्षिणपंथी कट्टर संगठनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने जो महाराष्ट्र में हिंसा होती देखी है, जिस प्रकार के आंदोलन होते देखे हैं, क्या वो हिंसा दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस करती है? हम नहीं कह सकते। बहरहाल महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा बिल 2024 कोई जन सुरक्षा उपाय नहीं है। यह राजनीतिक दमन का एक कानूनी हथियार है। यह यूएपीए, एनएसए और आफ्स्पा जैसे कठोर कानूनों की नकल करता है, लेकिन बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ के। यह बिल विचारधारा, संगठन और विरोध को अपराध बनाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, ऐसा भी आरोप होता है, और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करता है। तो ये थे कुछ ज़रूरी मुद्दे इस बिल से जुड़े हुए। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।